हाँ जी, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आप सभी प्यारे-प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नी परिवार में, है ना? आज के सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग क्या कवर करते हैं? करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन से पहले क्या जरूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए वो तो आपको पता ही होगी, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए कि आपको अगर हमारी एग्जाम जर्नी की एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता तो जान लो, उस पे आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन या तो फिर किसी भी एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्लास का ये रहा आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, और जो कि पूरे 1 रुपए के लिए है। चलो दो इसका आंसर। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि व्हेन इज वर्ल्ड हेमोफिलिया डे सेलिब्रेटेड? अब देखो, ये जो दिन है, विश्व हेमोफिलिया दिवस, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है उससे पहले जरा आप हमें ये बता दो कि ये है क्या। तो हेमोफिलिया क्या है? हेमोफिलिया एक ऐसी रेयर डिजीज है जिसमें क्या होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया, तो आपके खून का थक्का नहीं बन पाता, क्लोटिंग नहीं बन पाती। ये जो डिजीज होती है ये इनहेरिटेड होती है, यानी कि आपको विरासत में मिलती है। जैसे आपको मम्मी पापा की प्रॉपर्टी मिलती है, वैसे ही बीमारी भी मिलती है। या तो आपके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी में अगर ये बीमारी है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं है कि ये बीमारी आप में भी हो सकती है। अब इस बीमारी के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए जो वर्ल्ड यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस है, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, 17 ऑफ अप्रैल को। क्यों 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है? तो देखो, ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के द्वारा। इसकी स्थापना की थी किसने? फ्रैंक सेनबिल ने। सिन बिल पढ़ेंगे या किन बिल पढ़ेंगे वो आप लोग देख लेना। इन्होंने इन इसकी स्थापना करी थी। अब ये जो फ्रैंक जी है, इनका जन्मदिन होता है 17 अप्रैल को, इसीलिए हम इस दिन को 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु वाज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी? अभी हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष समिति के पुनः एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं सौरभ गांगुली। अब ये जो कमेटी है इसमें पैनल के मेंबर वीवीएस लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी भी है, क्या हो गया मुझे वीवीएस लक्ष्मण जी भी है, इस बात को भी आप याद रखना। और चेयरमैन बन गए हैं सौरभ गांगुली, ये भी याद रखना। अच्छा, मैं एक दो दिन से क्वेश्चन फॉर यू नहीं दे पा रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ, तो आप लोगों को चाहिए, है ना? फिर आपको याद आ जाता है। वैसे तो आप आंसर देते नहीं हो, लेकिन अगर मैं भूल गई क्वेश्चन फॉर यू देना, आप लोग एकदम से आपको ऐसे ना बेचैनी हो जाती है कि अरे आज तो हम आंसर बताते ही, आज तो आपने नहीं पूछा, आपकी गलती है, हमें तो सब आता है। तो चलो आज बताओ आप मुझे मुझे बताना है आपको कि जो आईसीसी के अध्यक्ष है, यानी कि आईसीसी के जो चेयरमैन है, वो कौन है? आईसीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये सारी बात आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब बहुत सारे अच्छे बच्चों में से कुछ नालायक बच्चे ये कह रहे होंगे कि ये आईसीसी क्या है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है? इतनी हेल्प मैंने आपकी कर दी, बाकी आंसर आप मुझे दे देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे पूछ रहे कि रिसेंटली इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? क्या कह गया? आपसे पूछा सिंपल सिंपल कि अभी हाल ही में जो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने आधारशिला रखी है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पे एक नए टर्मिनल के भवन की। तो ये कहां पर है? कौन कहां पर है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है हरियाणा में। हरियाणा में भी कहां पर? हिसार में। यहाँ पर नए भवन की आधारशिला तो रखी ही, इसके साथ साथ एक और काम हुआ कि यहाँ से पहली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाई गई। कहाँ के लिए पहली फ्लाइट थी ये? अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को भी हरी झंडी
दिखाई गई। अब हरियाणा का नाम आया है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हरियाणा के बारे में 1-2 चीज़ें पढ़ लें। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, बंदरू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर और नायाब सिंह सैनी यहाँ के सीएम। अगला, recently who has been awarded the वर्चुअल दलित साहित्य अवार्ड 2025? अभी हाल ही में किसको वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है पी शिवकामी जी को। अब साहित्य के फील्ड का अवार्ड है तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगी, राइटर है। इसके साथ साथ ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं पी शिवकामी जी। ये जो अवार्ड है ये दिया गया नीलम कल्चर सेंटर के द्वारा, जिसकी स्थापना की थी फिल्म मेकर पीए रंजीत ने। ठीक है, ये इवेंट जिसमें अवार्ड दिया गया, इवेंट चल रहा था चेन्नई में और यहाँ पर 1 लाख रुपए की इस प्राइज के साथ, इस सम्मान के साथ 1 लाख रुपए की कैश प्राइज भी दिया जाता है ना। मैं आपको बताती हूँ ना स्टेटमेंट में ये कितना कैश प्राइज मिलता है नहीं मिलता, ये काफी फेवरेट होता है एग्जामिनर का। अगला, Who has recently won the Monte Carlo Masters 2025 टाइटल? हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है? तो इस खिताब को जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज का ये पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स का टाइटल है। किसको हराकर जीता है ना, कई बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि भाई ये जो मोंटे कार्लो खिताब है ये जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने, लेकिन किसको हराकर जीता? तो फिर आप कहोगे हमने ये तो पढ़ा था कि इनका पहला टाइटल है और जीता कार्लोस अल्कराज ने, लेकिन किसको हराकर जीता ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हम पढ़ेंगे, इन्होंने हराया है लोरेंजो मुसेटी को। लोरेंजो मुसेटी को। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द फोर्थ कंट्री टू टेस्ट लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम? हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो फोर्थ कंट्री बन गया है नन अदर देन हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये समझ लो कि ये लेजर टेक्नोलॉजी जो होती है ये क्या है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी टारगेट है, हवा में जा रहा है, हमारे दुश्मन देश का टारगेट है ना, टारगेट इन द सेंस कि उनकी कोई मिसाइल है, उनका कोई ड्रोन है, कुछ भी चीज है उनकी जो हमारी टेरिटरी में घुस गई, हमें उसे खत्म करना है। तो यहाँ से ये वेपन से लेजर लाइट छोड़ी जाएगी, ये जाकर उसको लॉक कर देगी और वहीं के वहीं खत्म कर देगी। अब ये जो वेपन है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा। कैसे? अगर हम उसी टारगेट को, है ना, जो उनका ड्रोन जा रहा है लेट्स से, मान लेते हैं कि ड्रोन जा रहा है दुश्मन देश का, तो उसको नष्ट करने के लिए हमें कोई मिसाइल छोड़नी पड़ती, लेकिन उस मिसाइल को बनाने में हमारे हमारे बहुत सारे रुपए लगे हैं, जो कि टारगेट तो नष्ट हो गया लेकिन वो रुपए भी नष्ट हो गए। लेकिन लेजर के साथ क्या अच्छी बात है कि कुछ डॉलर्स में ही हम उस टारगेट को खत्म कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये क्या है? ये हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम है जो डीआरडीओ के द्वारा इसका टेस्ट किया गया। कहां पर? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बात याद रखना कि इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है, कहीं तो लिखा होगा। इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर तक की इस वेपन की रेंज है। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में जिसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में जिसके हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर समीर वी कामत जिसके चेयरमैन है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन विल द यूनाइटेड नेशन इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब से लागू किया जाएगा? अब ये क्या मुद्दा है? तो देखो, जो शिपिंग इंडस्ट्री होती है, यानी कि जो पानी के जहाज जाते हैं, जो सामान को इधर से उधर ले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कार्गो का ट्रांसपोर्ट उन्हीं से हो रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, इनके द्वारा बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस पानी में छोड़ दी जाती हैं, है ना। जब ऑब्वियसली जब शिप चलेगा तो CO2 निकलेगी, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगी। तो अब क्या किया जाएगा कि भाई जो भी देश, जो भी शिपिंग इंडस्ट्री जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ रही है समुद्र में, ओशियन में, उन पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। कब से शुरू हो रहा है? ये पहली बार शुरू हो रहा है 2028 से। एक अच्छा पहल है ना। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट कंपनियां थोड़ा ध्यान रखेंगी, है ना, जितना वो अपनी तरफ से कट डाउन कर सकती है, कम कर सकती है, उतना वो कम करेंगी। ये जो ये जो
डिसीजन लिया गया इस पे इंडिया के साथ साथ 62 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया है और 2028 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ये लाया किसके द्वारा गया प्रस्ताव, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो संस्था जो समुद्री जितनी भी एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करती है ना। अब ये यूएन का ही एक पार्ट है, ये जो आईएमओ है ये यूएन का ही एक पार्ट है जिसकी स्थापना जेनेवा में हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर्स इसके लंदन में है, लंदन यूके में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये है अर्सेनियो डोमिंगुएज। अर्सेनियो डोमिंगुएज इसके एसजी है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वन टू मेक सब क्लासिफिकेशन इन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये पहला राज्य बना है तेलंगाना। इसमें क्या हुआ कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है ना, उसमें भी अब सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, इसके लिए तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस पूछ लिया जाता है कि किस जो कौन सा वो केस चल रहा था जिसमें ये वर्डिक्ट दिया गया। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये टोटली अप टू यू है, टोटली अप टू स्टेट है, अगर स्टेट चाहे तो वैसा कर सकता है। इसके लिए तेलंगाना ने क्या करा, एक कमेटी बनाई, एक व्यक्ति की कमेटी बनाई जिसके हेड भी कौन थे, यही थे शमी अख्तर। इन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया एससी का 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी कौन कौन सी, ग्रुप ए जिसमें 15 मोस्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, इनके लिए 1% रिजर्वेशन। दूसरा ग्रुप बना जिसमें 18 मॉडरेटली एडवांटेज वाली कैटेगरी थी, इनके लिए 9% रिजर्वेशन। और तीसरा ग्रुप बना जिसमें 26% वो कैटेगरी थी जो बेटर कंडीशन में है कंपेयर टू दीज दोस्त, उनको 5% रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि जो टोटल 15% रिजर्वेशन था उसका इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लियर। अगला, विच टीम रिसेंटली वॉन द 2024-25 इंडिया सुपर लीग टाइटल। तो 2024-25 में इंडिया जो सुपर लीग टाइटल है जो कि किस में होता है, फुटबॉल में होता है, इसको जीत लिया है मोहन बगान सुपर जायंट ने। किसको हराकर जीता है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराकर जीता है। इस बार इसका 11th एडिशन था जो कि कोलकाता में हो रहा था। इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड मिला अलादीन अलादीन अजराई को, गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला जो कि बेस्ट गोलकीपर को मिलता है, ये मिला विशाल केत को। और गोल्डन बॉल जो कि बेस्ट प्लेयर ओवरऑल द टूर्नामेंट जो रहता है उसको मिलता है, ये भी अलादीन को ही मिला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, which Indian actor was recently honored at the Macau Comedy Festival 2025। यानी कि आपसे पूछा कि अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। तो ये कौन से एक्टर हैं भारत के, ये है आमिर खान। अब ये जो मकाऊ फिल्म फेस्टिवल हो रहा था ये चेन्नई में हो रहा था, यहाँ पर आमिर खान को मास्टर ह्यूमर का अवार्ड दिया गया है ना। और क्यों, क्योंकि भाई जो आमिर खान की मूवीज है वो काफी पसंद की जाती है चाइना में, है ना। और वहां पर आमिर खान को अंकल एमआई के नाम से बुलाया जाता है, याद रखना। इसीलिए उनको वहां पर बुलाया गया मकाऊ फिल्म फेस्टिवल में और उनको सम्मानित भी किया गया। ठीक है, क्लियर। ये एक अच्छी चीज है वैसे भारत के लिए कि भाई हमारा जो इंटर कल्चरल रिलेशंस है वो अच्छे हैं, यानी कि हमारे इंडिया के और चाइना के जो कल्चरल इंटर कल्चरल रिलेशन है वो अच्छे हैं। आप देखते भी होंगे पहले भी कि चाइनीज, वो पहले चाइनीज कौन थे जो इस किसके कोर्ट में आए थे, ऐसी ऐसी वाली चीजें हम पढ़ते हैं ना। हाँ, हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, वो अलग बात है अभी जो भी चल रहा हो। ठीक है, ये और अगर ऐसे हमारे हमारे यहाँ के एक्टर्स को वहां पर सम्मानित किया जा रहा है तो ये भारत की सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के सारे ही क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसीलिए 1-2 मिनट ऊपर भी हो गया है, बट कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग क्या करना, आज के क्लास का आज ही रिवीजन कर लेना। अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।